साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है दोस्ती का फर्ज। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, शाम का अंधेरा घेर आया था। छड़ी टेकते हुए वृद्ध रामलाल जी जनरल मैनेजर के बंगले के सामने आकर रुक गए। वो अभी तय कर नहीं पा रहे थे कि जीएम से मिलने वो जाएं या नहीं। वो वहीं ठिठक कर खड़े रहे। आखिरकार उन्होंने अपने मन को पक्का किया और लोहे का छोटा सा फाटक खोल कर वो अंदर दाखिल हुए। सामने लॉन में कोई नहीं था। भगवान को याद करके वो आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें साहब की कार नजर आई। उत्साह से उनकी धड़कन बढ़ गई। उनके मन में विचार आया, मतलब साहब दौरे से लौट आए हैं। उन्होंने शीघ्रता से शेष रास्ता पार किया। बरामदे में आकर अपने जूते खोले और कांपते हुए हाथों से कॉल बेल का बटन दबा दिया। कॉल बेल की मधुर ध्वनि से विशाल बंगला गूंज उठा। कुछ पलों के बाद किसी के पास आने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। अगले ही पल एक व्यक्ति ने द्वार खोलकर अदब से पूछा, कहिए। तब रामलाल जी ने कहा, साहब हैं? उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ बिल्कुल है। रामलाल ने कहा, मुझे मिलना था बस 5 मिनट के लिए। उस व्यक्ति ने कहा, आइए। ये कहकर उसने रास्ता बतला दिया। झिझकते हुए रामलाल जी ने बैठक में प्रवेश किया। जनरल मैनेजर के बंगले पर वो पहली बार आए थे। वहाँ की साज सजावट देखकर वो हैरान हो गए। अब वहाँ पर वो व्यक्ति रामलाल जी का नाम पूछकर अंदर चला गया। रामलाल जी अपने में सिमटे हुए उस बैठक का जायजा लेने लगे। 3-4 मिनट के बाद वो व्यक्ति वापस आया। उसके हाथ में शरबत की ट्रे थी। आदरपूर्वक शरबत पेश करके उसने निम्रतापूर्वक पूछा, साहब तैयार हो रहे हैं, 5 मिनट लगेंगे, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। रामलाल जी संकोचपूर्वक शरबत पीने लगे। लगभग 5 मिनट के बाद साहब आए। रामलाल खड़े हो गए और कहने लगे, प्रणाम साहब, कब पधारे आप? तो उनके साहब ने कहा, आज ही। तब साहब ने रामलाल को अपने साथ बैठाकर कहा, सब ठीक है ना? रिटायर होने के बाद शायद पहली बार मिल रहे हैं आप। जी हाँ। साहब की आत्मीयता से रामलाल अभिभूत हो उठे। तब साहब ने कहा, कितना समय हो गया है आपको रिटायर हुए? मेरा ख्याल है 1 साल हुआ होगा। रामलाल ने कहा, जी हाँ, 1 साल और 2 महीने। साहब ने घनिष्ठता से रामलाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? रामलाल ने कहा, बिल्कुल ठीक है। तब साहब ने कहा, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? रामलाल के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उन्हें लगा यही पल है साहब से शिकायत करने का। उन्होंने हाथ जोड़कर याचनापूर्ण नज़रें साहब के चेहरे पर टिका दी और कहने लगे, एक प्रार्थना थी साहब। तब साहब ने कहा, कहिए ना, इतना शर्मा क्यों रहे हैं? रामलाल जी अब भी झिझक रहे थे। कहने लगे, ऑफिस का काम था, आप कहेंगे बंगले पर आकर क्यों ऐसी बातें कर रहा है। साहब ने रामलाल को आश्वस्त किया और कहा, कोई बात नहीं, उसूलों में कभी कभी ढील दी जा सकती है। फिर अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, आप निसंकोच कहिए। रामलाल का स्वर थरथरा उठा, साहब मेरे पीएफ का और अन्य फंड्स का पैसा दिलवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। साहब बुरी तरह से चौंक पड़े और कहने लगे, पीएफ और अन्य फंड? क्या कह रहे हैं आप? क्या वो आपको अभी तक नहीं मिले? रामलाल ने कहा, नहीं साहब। साहब की प्रतिक्रिया से रामलाल को उम्मीद बंधती हुई नजर आई। साहब ने कहा, अजीब बात है, साल से ज़्यादा हो गया और आप अभी तक चुप बैठे हैं। रामलाल की उत्तेजना एकदम बढ़ गई। कहने लगा, चुप नहीं बैठा साहब, कई बार कोशिश की, 20 चक्कर लगा चुका हूँ दफ्तर के, फिर भी काम नहीं हुआ। साहब झल्ला गए। कहने लगे, हद है, एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रह चुके कर्मचारी के साथ ऐसा सुलूक। फिर साहब ने आगे कहा कि फंड्स आदि का काम तो लक्ष्मण प्रसाद जी देखते हैं ना? रामलाल ने कहा, जी हाँ, वो तो आपके मित्र हैं ना? रामलाल ने जुबान काट ली। जी। साहब ने कहा, फिर उनसे नहीं कहा कि तुम्हारे मित्र का काम है? रामलाल के कलेजे से ठंडी आह निकली, कैसी मित्रता साहब, दफ्तर छूटा तो दोस्ती भी टूट गई, चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। साहब ने कहा, मैं समझा नहीं, किस बात के चक्कर? रामलाल का स्वर कांप उठा, अरे फिजूल में ही, कभी ये जानकारी छूट गई, कभी ये एंट्री गलत कर दी। तो साहब ने कहा, आपने कहा नहीं कि एक बार में ही सब ठीक करवा लें?
रामलाल ने कहा, कहा था साहब, वो झल्ला जाते हैं, कहते हैं सब लिखा तो है फार्म में। हैरानी से साहब तो स्तब्ध हो गए। उन्हीं की कंपनी में उन्हीं के नाक के नीचे इतना गलत काम हो रहा था। रामलाल के दिल की धड़कनें बढ़ गई। कुछ पलों के चुप रहने के बाद साहब ने सहानुभूतिपूर्वक रामलाल को निहारा और कहने लगे, मुझे खेद है रामलाल जी, कंपनी के इतने पुराने और ईमानदार मुलाजिम होने के बावजूद आपको परेशानी उठानी पड़ी। आप एक बार भी मुझसे मिल लेते। रामलाल ने कहा, साहब आप इतना व्यस्त रहते हैं, महीने में 25 दिन तो आप बाहर रहते हैं, इत्तेफाक से आज आप यहीं थे। साहब ने कहा, खैर जो हुआ सो हुआ, अब आप चिंता ना करें, कल आपका काम ज़रूर हो जाएगा। रामलाल ने कहा, सच साहब? उसने कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी साहब, मेरा दिल ही जानता है कितनी परेशानी होती है मुझे बार बार गांव से यहाँ आने में। साहब एकदम से चौंके, गांव से आने में? मैं समझा नहीं, कौन से गांव से आने में? आप तो शायद शहर में रहने लगे हैं ना, अपने बड़े बेटे के पास। रामलाल अचानक से संकोच में पड़ गए, कहने लगे, जी। तो साहब ने कहा, फिर गांव की बात क्यों कर रहे हैं? रामलाल अटकने लगे, कहने लगे, जी वो 40-45 किलोमीटर पर एक गांव है, वहाँ से आगे 9 किलोमीटर अंदर, वहीं पर हमारी छोटी सी खेती है 6.5 बीघा की। साहब ने कहा, अच्छा, उसे बटाई पर देने आए होंगे शहर से। रामलाल संकोच में वहीं पर बैठे रहे, कहने लगे, साहब मैं वहीं रहता हूँ। साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गई उस सुविधाहीन गांव में। रामलाल सर झुकाए अपने में और सिमट गए। साहब ने कहा, मेरा ख्याल है शायद वहाँ पर बसें भी नहीं आती जाती, 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता होगा। रामलाल ने हाँ में सर हिला दिया। तो साहब ने कहा कि ऐसे गांव में रहने की आपको क्या सूझी? क्या शहर में बेटे के पास मन नहीं लग रहा था? जवाब देने के बजाय रामलाल सर झुकाए बैठे रहे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। साहब भी उन्हें देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने जवाब नहीं दिया रामलाल जी, कि शहर में आपका मन नहीं लगा। भला क्या जवाब देते रामलाल? क्या अपने ही घर का दुखड़ा रो देते साहब के सामने, और वो भी अपनी औलाद के खिलाफ? वो चुप बैठे रहे। साहब की उत्सुकता बढ़ रही थी। उन्होंने कहा, आपके तो 2 बेटे और हैं ना? रामलाल ने धीरे से सर हिला दिया। साहब ने कहा, और वो भी अच्छे ओहदों पर हैं, उनके खुद के घर हैं, क्या आप उनके यहाँ नहीं गए? रामलाल ने कहा, जी गया था। साहब ने कहा, तो आप फिर उनके पास भी नहीं रहते? ऐसी कमज़ोर वृद्धावस्था में आपकी पत्नी को तो गठिया की बीमारी भी है ना? रामलाल का दिल फट पड़ने की सीमा तक भर आया। अपने मन के सैलाब को रोकना उनके लिए मुश्किल हो गया। साहब भी लगातार उन्हें देखे जा रहे थे। रामलाल का मन तो हुआ कि वो साहब का बंगला तुरंत छोड़ दे, मगर बनता हुआ काम बिगड़ जाने की आशंका थी, इसीलिए वो वहीं चुप बैठे रहे। और आज तो जो उनके साहब थे वो कुछ अलग ही मूड में थे। रामलाल के निजी जीवन के प्रति साहब की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। साहब ने कहा, मेरे समझ नहीं आता, आप खुद इतने कमज़ोर, पत्नी बीमार, उस छोटे से गांव में रहने की बजाय आप यहीं क्यों नहीं रहते अपने घर में? रामलाल ने कहा, अपना घर? सुनते ही एक हूक सी उठी रामलाल के दिल में। थरथराती हुई आवाज़ में उन्होंने अपना पथराया हुआ चेहरा ऊपर उठाया, कहने लगा, साहब घर तो बेच दिया था। हैरानी से साहब ने कहा, घर बेच दिया? कब बेच दिया? रामलाल ने कहा, रिटायर होने के 4 महीने के पहले ही। साहब ने कहा, क्यों? जवाब देते हुए रामलाल के गले में कांटे चुभने लगे, कहने लगे, तीनों बेटे बहू जोर देने लगे कि रिटायर होने के बाद तो हम पति पत्नी को उन लोगों के पास ही रहना होगा। यहाँ मकान की देखभाल कौन करेगा? किराए पर भी देने का आजकल कोई हाल नहीं। साहब ने कहा, तो आपने घर बेच दिया? रामलाल ने कहा, जी। आज भी रामलाल उस पल को कोसते रहे हैं जब तीनों बेटे बहुओं के बहकावे में आकर उन्होंने अपना घर बेच दिया। सोचते हैं, काश ना बेचा होता। शहर में रहने को तो मिलता, भले ही छोटा सा घर था, कहने को था छोटा पर अपना तो था। कितनी भारी गलती कर बैठे थे रामलाल। लोग तो जिंदगी भर पैसा पैसा जोड़कर बुढ़ापे की नीड़ का इंतज़ाम करते हैं, और रामलाल ने तो बना बनाया अपना घर ही बेच दिया और पैसा बांट दिया तीनों बेटों में बराबर। साहब ने कहा, ऐसा क्यों कर दिया आपने? कम से कम पैसा तो अपने पास रखना था ना। याद करते हुए रामलाल का दिल कर रहा उठा। कहने लगे, साहब मैंने सोचा था पैसा कहाँ छाती पर बांध कर ले जाना है, मरने के बाद तीनों बेटों का है तो जीते जी ही दे देता हूँ। साहब की आत्मा भी तड़प उठी। रामलाल जी, सूरज भी सांझ को जब अस्ताचल को जाता है तो चंद्रमा के पास अपनी रोशनी सजो कर रखता है रात के सहारे के लिए।
और आपने कुछ भी नहीं रखा अपने पास, सब बांट दिया। कम से कम अपनी बीमार पत्नी का ख्याल किया होता। रामलाल का अब वहाँ पर बैठना और मुश्किल हो गया था। अब तो रामलाल फफक फफक कर छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। दुनिया की भीड़ में लुट चुके एक नादान, अनाथ, असहाय बच्चे की तरह उनका करुण रुदन रोके नहीं रुक रहा था। कहने लगे, कुछ नहीं बचा साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं। ले देकर बस ये मांचल वाली ज़मीन है। दाम कम रहे थे उस समय, भगवान ने कुछ ऐसी बुद्धि दी कि मैंने बेची नहीं, और मेरे बेटों को भी ज़मीन की जानकारी नहीं है, वरना। साहब हैरानी से सुनते रहे। रामलाल गिड़गिड़ाने लगे, मेरे फंड के पैसे दिलवा दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। अब मैं एक भी रुपया खर्च करने की हालत में नहीं रहा। साहब को वो और कुछ सुनना मुश्किल हो गया था। पिता की उम्र का एक वृद्ध इंसान उनके सामने इस तरह से गिड़गिड़ा रहा था। उन्होंने खींच कर रामलाल को अपने गले से लगा लिया। किसी तरह से दिल पर काबू पाकर उन्होंने रामलाल को आश्वस्त किया कि आप चिंता न करें रामलाल जी, आपका काम हो गया समझो। ब्याज समेत आपको एक एक पैसा मिल जाएगा। कृतज्ञता से रामलाल की सूनी आंखें चमक उठी। कहने लगे, सच साहब? हाँ में सर हिलाते हुए साहब आत्मीयता से मुस्कुरा दिए कि अब तो खुश हो ना। अच्छा रामलाल जी। उनकी पीठ थपथपाकर साहब ने उनके मन को खंगाला। फंड का पैसा मिलने के बाद आप क्या करोगे? रामलाल ने कहा, पैसे मिल जाएं, बैंक में एफडी कर दूंगा, फिर ब्याज। तो साहब ने कहा, रहेंगे कहाँ? रामलाल ने कहा, वही जो ज़मीन है ना, उसे बेचकर यहीं शहर में छोटा सा घर ले लूँगा। तो साहब ने कहा, बेटों के पास नहीं जाएंगे? साहब रामलाल के चेहरे पर आते हुए भावों को देखते रहे। कुछ पलों के बाद उन्होंने गहरे स्वरों में पूछा, रामलाल जी, क्या आपको मालूम है कि आपके फंड के काम में मुश्किलें कौन डाल रहा था? किसकी हरकत होगी ये? रामलाल ने कहा, जाने तो साहब, मेरा काम बन गया, मेरे मन में कोई कटुता नहीं। साहब ने कहा, फिर भी सोचो तो सही, कौन होगा? रामलाल ने कहा, है तो वही जो कभी मेरे मित्र थे, लक्ष्मण प्रसाद जी। तो साहब ने कहा, नहीं रामलाल जी, वो नहीं, मैं खुद आपका जनरल मैनेजर। हैरानी से रामलाल की आंखें फैल गई। अविश्वास से वो साहब को देखते रहे। तो साहब ने कहा, हाँ रामलाल जी, मेरे ही कहने पर लक्ष्मण प्रसाद जी ताल मटोल कर रहे थे। अब रामलाल को विश्वास नहीं हो रहा था। उनके साहब बेहद गंभीर थे। कहने लगे, आपके रिटायरमेंट के महीने भर पहले ही लक्ष्मण प्रसाद जी मेरे पास आए थे और उन्होंने यह ऐसा करने के लिए मुझे कहा था। रामलाल ने कहा, मगर क्यों साहब? फिर साहब ने रामलाल को कहा कि आपकी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी थी। आप कुछ देख नहीं पा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण प्रसाद जी ने सब भांप लिया था। रामलाल जी ने कहा, क्या? साहब ने कहा, आपके बेटे बहुओं में से एक भी आपकी सेवा नहीं करने वाला था। सबके सब अपने अपने हिस्से पर नजरें गड़ाए थे। रामलाल की आंखें हैरानी से फैल गई। साहब एक एक शब्द तोलते हुए गहराई से रामलाल को घूर रहे थे। साहब ने कहा, रामलाल जी, अगर फंड के ये पैसे भी रिटायरमेंट के दिन ही आपको मिल गए होते तो रामलाल का कलेजा मुंह को आ गया। तो साहब ने कहा, ये भी वो बेटे आपके तीनों आपस में बांट लेते, फिर आज आप क्या करते? ये सोचकर ही रामलाल जी भीतर तक दहल उठे। क्या हालत होती उनकी आज। उनकी आंखों में दोबारा आंसू आ गए। वो व्यर्थ ही अपने मित्र लक्ष्मण प्रसाद को दोष देते रहे, लेकिन उसने तो उनका भला ही चाहा था। अब तो रामलाल जी का दिल अपने दोस्त से मिलने को तड़प उठा। वो जाने के लिए उसी पल उठे। तभी उन्होंने देखा कि लक्ष्मण प्रसाद जी ठीक उनके पीछे खड़े थे। रामलाल ने हैरानी से अपने दोस्त को देखा और कहा, लक्ष्मण प्रसाद। ये कहते हुए रामलाल मित्र के गले लगकर रो पड़े। दोस्ती का फर्ज कैसे अनोखे अंदाज में निभाया था लक्ष्मण प्रसाद जी ने। साथ संगत जी, वैसे तो जब हमारा जन्म इस धरती पर होता है तो हमारे जन्म के साथ ही हमारे कई रिश्ते जुड़ जाते हैं, लेकिन दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं, और इस रिश्ते की बराबरी बाकी कोई दूसरा रिश्ता कर ही नहीं सकता। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।